Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for skill level papers for June 2025 exam. This time, the orientation is combined for all skill level papers. I'll tell you the reason why. थोड़ा सा मैंने systems में change किया है and क्यों उस change की need आई वो भी discuss करेंगे. But before I go ahead with the orientation, let me first tell you कि paper specific जो आपको ओरिएंटेशन में बताया जाता था वो आपको अब इंडक्शन में मिलेगा. यानी कि जो केस स्पेसिफिक या फिर पेपर स्पेसिफिक, सिलेबस स्पेसिफिक ये जो डाउट्स हुआ करते थे ये सब आपको इंडक्शन में मिलेंगे. इंडक्शंस मैंने सारे पेपर्स के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं एफएम को छोड़ के. एफएम मैं 2 बार अपलोड कर चुकी हूँ, पता नहीं वो बीच में अटक जाता है. आई अगेन ट्राई अपलोडिंग इट टुडे. लेकिन इंडक्शन में आपको पता चलेगा कि किस पेपर में क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है, हमारा क्लास फोल्डर कैसा दिखता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ उसी पेपर से रिलेटेड है. लेकिन ओरिएंटेशन में आज मैं बहुत क्रिटिकल बातें करने वाली हूं, दैट टू विद प्रूफ्स. अब ये ओरिएंटेशन कॉमन लेने का पर्पस ये था, जो पेन पॉइंट है ना, जो डेटा कलेक्ट करके आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, वो सब स्किल लेवल पेपर्स के साथ एक जैसा है. अगर मैं यही चीज अलग अलग पेपर्स में आपको बताऊंगी तो आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो या तो मुझसे नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, उनको नहीं पता चलेगी फिर ये चीज. किसी के पास टाइम नहीं है कि स्किल लेवल के 4 पेपर को 4 घंटे लगा के ओरिएंटेशन देखेगा. दैट इज व्हाई आई जस्ट क्लब्ड इट टुगेदर बिकॉज ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सबको जानना बहुत जरूरी है. ये सारा का सारा जो डिस्कशन मैं आज चालू करने वाली हूँ, एज आई वॉज सेइंग कि ये विद प्रूफ बताऊंगी, एक एक जगह भी बताऊंगी कि ये प्रूफ कहाँ से आ रहा है, और ये अभी आप लोगों के सामने प्रूफ भी कर दूंगी. तो शुरुआत करती हूँ. लेट मी जस्ट ब्रिंग इन फ्रंट द प्रेजेंटेशन फॉर यू ऑल. एक बार मुझे कंफर्म करना इफ यू ऑल कैन सी द प्रेजेंटेशन. कुछ येलो से कलर की सामने आई. Yes, ma'am. चलो, ओके. सो लास्ट 2 क्वार्टर से मैं धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग से बाहर होती गई. यानी कि मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा, बेटा कैलकुलेटर पे आपने एक नंबर कम पंच कर दिया. मैम मेरा ये टेबल मैच नहीं कर रही. मैं इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा साइड हो गई एंड आई कुड सी द बिगर पिक्चर एंड बिगर प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स. while my team was involved in solving small problems. बड़ी प्रॉब्लम्स तब भी मेरे पास आती थी, लेकिन जो छोटे छोटे कैलकुलेशन इश्यूज हो रहे हैं, एक छोटी सी चीज का आंसर नहीं आ रहा है, ये चीजें मैंने धीरे धीरे अपनी टीम को डेवलप किया, उनको हैंडओवर किया. अब जब ये जो टाइम मिला, इसमें बहुत सारी चीजें एनालाइज करी, थोड़ा सा डेटा के साथ खेला, तो पता चला कि हमारी तैयारी जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए उस डायरेक्शन में तो हम 40% चूक चूक छोड़ रहे हैं. दैट मीन्स वी आर ओनली सर्विंग 60% ऑफ व्हाट इज नीडेड. बाकी 40% तो टच बेस ही नहीं हो रहा. सो फ्रॉम दिस क्वार्टर दैट 40% इज गोइंग टू बी टच बेस ऑन. नाउ व्हाट इज दिस 40%? ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल ब्रिंग ईच एंड एवरी फैक्ट फॉर यू ऑल, तो तुम्हें खुद भी समझ में आएगी. अगर आपका ये पेपर पहला नहीं है तो आप खुद रिलेट कर जाओगे कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हो ना ये वाकई हुआ है. जो मैंने ध्यान तब दिया जब मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, वरना तो मैं 2+2=4 क्यों नहीं आ रहा इसी में लगी हुई थी. बट हाँ, with time, with some data analytics, did a big research and that is going to be very helpful for you. तो सबसे पहली चीज पे बात करते हैं ओरिएंटेशन में, which should revolve about, which should revolve around the challenges which are attached with skill level papers. All skill level papers. पी लेवल का ओरिएंटेशन एक साथ हो रहा है, लेकिन आप लोगों का एक साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सब पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो हैं ही, सब में है. हाँ, ऑडिट में कम है, लेकिन अगर बाकी पेपर्स की बात करें तो 60 मार्क्स इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. देयर इज अ पोर्शन कॉमन फॉर यू ऑल जिसमें आप लोग कुछ सब्जेक्टिव लिखते हैं, यानी आंसर्स लिखते हैं और एग्जामिनर उसको चेक करता है. तो आप सबके साथ है ये. कोई भी स्किल लेवल का पेपर ऐसा नहीं है जो 100% सब्जेक्टिव हो या 100% ऑब्जेक्टिव हो.
इसलिए कुछ चैलेंजेस ऐसे थे जो कॉमन निकल के आए। हम आज इन पे बात करेंगे और आपके लिए ये सेशन ओरिएंटेशन सेशन मेरी क्लासेस का नहीं है, स्किल लेवल पेपर्स का है। मेरी क्लासेस का तो मैंने इंडक्शन कर दिया। अब स्किल लेवल पेपर्स से समझना, इन चीजों को आपको हम तो ध्यान देंगे ही देंगे, कैसे ध्यान देंगे वो भी बताऊंगी। लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे, आज ओरिएंटेशन के बाद डिसाइड करेंगे कि मैम मुझे तो आपसे नहीं पढ़ना, मैं तो खुद पढ़ूंगा, तो इन चीजों का फिर खुद ध्यान रखना है। दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर यू ऑल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मार्जिनल फेलियर्स का। मार्जिनल फेलियर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स 47, 48, 49 पे रह जाते हैं। इनको एसीसीए ने टर्मिनोलॉजी दी है मार्जिनल फेलियर्स की। दे आर टर्म्ड एज मार्जिनल फेलियर केसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेटा। अगर मैं एफआर की बात करूं, एफआर में जो ग्लोबल पास परसेंटेज है, इंडिया की पास परसेंटेज उससे बहुत कम है, बहुत कम है। और ये एसीसीए का ही डेटा है। वो सोर्स क्या है? वो सोर्स हम प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर्स, गोल्ड लर्निंग पार्टनर्स के पास आता है। अगर थोड़ा सा गहराई से एसीसीए में घुस के देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। और कमाल की बात ये है कि बाकी सारे पेपर्स भी जो है ना, वो हम ग्लोबल पास परसेंटेज से ऊपर है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस बार डेटा के टाइम पे एसीसीए ने हमें बताई, जो हमने अपने स्टूडेंट्स में भी देखी, वो निकली मार्जिनल फेलियर्स की। मतलब एफआर में हमारे जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, हमारे मतलब इंडिया के, जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, उसमें से 60% मार्जिनल फेलियर्स वाले केसेस होते हैं। फिर मैंने अपना डेटा उठाया। आई वॉज वेरी प्राउड टू से कि मेरा तो एफआर का पास परसेंटेज 70 है। लेकिन जब इन 30% बच्चों को देखा, तो 30 में से 22% बच्चे निकले मार्जिनल फेलियर्स वाले। एंड इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला देखने का। अब मिला तो देखा कि यार ये बच्चे दो दो तीन तीन नंबर से जो रह गए, शायद मैं अपनी ताकत इनकी दो तीन नंबर पे लगाती तो ये मार्जिनल फेलियर्स की कैटेगरी में नहीं होते। ये तो मेरे डेटा की बात हो रही है, लेकिन एसीसीए ने भी बोला कि 50% स्टूडेंट्स मार्जिनल फेलियर्स वाले हैं। एंड 50% इज अ वेरी बिग नंबर। यानी 50% बच्चे 57, सॉरी 47, 48, 49 इस पे अटकते हैं। यानी सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस अगर और सही हो जाते, तो एक क्वार्टर इधर का उधर हो जाता, 15,000 बच जाते। और आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ज्वाइन किए होंगे, जिन्होंने वापस क्लासेस नहीं दी होंगी। दिस वाज रियली अ बिग शॉक फॉर मी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इतना बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हो जाते हैं या जो पेपर क्लियर नहीं करते, वो मार्जिनल फेलियर्स के केसेस में आते हैं। अब मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ? एसीसी की नॉलेज आपको दे रही हूँ? नहीं। द पॉइंट इज, ये जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं ना, ये मार्जिनल फेलियर्स वाले केसेस में बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये हमने कैसे पता लगाया? हमने इस बार एक फोकस ग्रुप बनाया, क्योंकि जब मैं ये चीज देख रही थी कि एसीसीए से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, मैंने खुद ने भी अपने बैठ के पूरी टेबल बनाई, देखा, चेक किया कि यार ये सब हमारे इंस्टीट्यूट में किस लेवल तक का हो रहा है। जब ये चेक किया एंड आई फाउंड कि यार ये वाकई बहुत बड़ा नंबर है मार्जिनल फेलियर्स वाला, तो चैलेंजेस मैंने नोट डाउन करने चालू करे। तो सबसे पहले एक फोकस ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए थे उनको डाला, और कई चीजों पे मैंने उनको प्रेशर पॉइंट पे डाल के प्रैक्टिस कराई। ये सारे जो चैलेंजेस आए, ये उन सब स्टूडेंट्स से निकल के मुझे मिले हैं। ये क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे पहला चैलेंज, बच्चे बहुत सारे पेपर प्रिडिक्ट करके जाते हैं। ये जो फोकस ग्रुप हमने बनाया, इसमें से और इवन एसीसीए के नंबर्स ने भी ये बोला, many students were not prepared on a particular section of the syllabus. Many students were not prepared. मैं इसका आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। हर बैच में मुझसे कई बच्चे नाराज हो जाते हैं। वो मुझसे एग्जाम से 10 दिन पहले पूछते हैं, मैम इंपॉर्टेंट मार्क करा दो, और मैं हर बार बोलती हूँ कंप्लीट सिलेबस। उन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है।
Literally, there are many students who don't join us because I don't tell them important. This is coming from ACCA कि बच्चे पेपर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. We can see their main focus is on tough part, not the easy ones. और ये कैसे पता चलता है ACCA को? ये मुझे भी कैसे पता चला? आपके जो पूरा सिलेबस है, उसमें से टफ वाला टॉपिक बच्चा कर पा रहा है, लेकिन ईज़ी वाला नहीं कर पा रहा. दिस इन इटसेल्फ मीन्स कि उसने ईज़ी वाले को ये सोच के हटाया है कि इतना ईज़ी थोड़ी आएगा, या उसको किसी सीनियर ने गाइड कर दिया होगा कि यार ये तो पक्का आएगा. तो जो पक्का आएगा है ना, उसने उसको बहुत अच्छे से किया है. बट पास्ट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ कि ACCA ने हर बार सरप्राइज़ेज़ दिए हैं. चाहे वो पीएम हो, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो ऑडिट हो. एफआर में हर बार सरप्राइजेस देता है पेपर, हर बार. एंड देन द स्टूडेंट सेज कि यार ये तो पेपर है ना, बड़ा अजीब सा आया था. बेटा, पेपर अजीब सा नहीं आया था, आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से नहीं आया. क्या कोई ऐसा टॉपिक था जो आपने कभी सुना ही नहीं हो? तो बच्चों ने बोला नहीं मैम, ऐसा तो नहीं था. तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि पेपर अजीब सा था? तब बच्चों ने जब एक एक करके उस पर जवाब देना चालू किया, उनका जवाब ये आया, मैम सोचा नहीं था कि इस पे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है. तो हमें सोचना नहीं है ना कि किसमें से क्या बन सकता है. अगर हम ही ये सोचेंगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा? हमें थोड़ी सोचना है कि उसको क्या सोचना है. ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है. प्लीज डू नॉट प्रिडिक्ट द पेपर पैटर्न. पिछली बार ये आया था, इस बार ये आएगा. पिछली बार ये आ चुका है, इस बार ये नहीं आएगा. नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ स्टडिंग. ये गलती मुझे बहुत बाद में पता चली कि स्टूडेंट्स मुझसे नाराज होते हैं जब मैं उनको ये बोलती हूँ कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है. Please stop selective studying. Stop preparing on important chapters. Writing part. जब ये फोकस ग्रुप हमने बनाया, हमने स्टूडेंट्स को राइटिंग की भी प्रैक्टिस चालू कराई, बिकॉज ये तो मुझे पता था कि स्टूडेंट्स में राइटिंग इशू तो होता है. बट मैंने जब ACCA के कमेंट्स देखे, एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी, यहां तक एग्जामिनर्स ने वर्ड्स यूज करे, इट वाज डिसअपॉइंटिंग. आप जाके चेक कर सकते हो. आपकी वेबसाइट पे एग्जामिनर रिपोर्ट्स का एक कॉलम होगा. एग्जामिनर रिपोर्ट आप सर्च भी करोगे तो भी आपको मिलेगा. उसमें वर्ड ढूंढना डिसअपॉइंटिंग. हर एग्जामिनर रिपोर्ट में अप्रोक्सीमेटली डिसअपॉइंटिंग एक्सप्लेनेशन, ये वर्ड मिलेगा. चलो, इसमें कुछ हद तक ये भी मैं बोल सकती हूँ कि स्कूल्स की भी गलती है कि जहां पे 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स में एक अच्छी राइटिंग हैबिट डेवलप करनी थी, वो नहीं हुई. अब हम ऐसा क्या जादू कर लेंगे जो एक बेस वाले सालों में होना था. लेकिन जो हो गया सो हो गया. हम पीछे वालों को जाके नहीं सुधार सकते, लेकिन अब तो कुछ करें. अब तुम पूछोगे मैम, अब कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा. जैसे हिंदी मीडियम का एक बच्चा आता है, इंग्लिश सीखता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, तो इंग्लिश में इंटरव्यू भी देता है और उसके बाद में इंग्लिश बोल के मीटिंग्स भी अटेंड करता है. बिल्कुल उसी तरीके से. तो इंग्लिश और स्पेशली राइटिंग पार्ट पे फोकस रखना है. एफआर का पेपर एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स का राइटिंग पे बेस्ड होगा. एफएम का पेपर 45 मार्क्स का राइटिंग पे बेस्ड है. ऑडिट का पेपर 70 मार्क्स का राइटिंग पे बेस्ड है. पीएम का पेपर 40 मार्क्स के आसपास का राइटिंग पे बेस्ड है. तुम किस पेपर में बचोगे राइटिंग से? बाय राइटिंग आई मीन डिस्कसिंग, डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग, असेसिंग, इवैल्यूएटिंग. आप किसी पेपर में नहीं बच पाओगे. और पी लेवल, वो तो पूरा का पूरा राइटिंग है. तो कैसे बचोगे? सो लेट्स ब्रेक दिस मिथ कि हम अकाउंटेंट्स हैं और अकाउंटेंट्स सिर्फ नंबर्स के साथ खेलते हैं. मैं भी इस पे फोकस इस बार करने वाली हूँ कि नहीं, मुझे तुम्हें ये सिखाना है. अब तुम में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस बात को नहीं रिलेट कर पाएंगे, लेकिन पी लेवल में आके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है. मैं अपने वालों को भी देख रही हूँ. मुझे हर बच्चे के आंसर में ये चीज लिखनी पड़ रही है, बेटा इंग्लिश, बेटा इंग्लिश, बेटा इंग्लिश. अब वो पी लेवल में पहुंच चुके हैं. अब क्या जादू होगा?
सो आइडियली अब तुम सब बच्चों पे मुझे स्किल लेवल से ही ये चीज़ हाइलाइट करनी चालू करनी पड़ेगी कि इंग्लिश दिक्कत करेगी, ताकि तुम लोग अब धीरे-धीरे उस पे काम करना चालू कर दो। जब तक पी लेवल में पहुँचोगे, तब तक हाफ टास्क डन होगा। और हम पी लेवल की बात क्यों कर रहे हैं? जब तुम एम्प्लॉयबल हो जाओगे तो ईमेल्स नहीं लिखोगे या क्लाइंट के लिए रिपोर्ट्स नहीं बनाओगे। जब ऑडिटर बन जाओगे तो क्या ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए कोई इंग्लिश टीचर थोड़ी आएगी? हमें ही करना है वो काम, दिस इज़ आवर जॉब। अगर किसी कंपनी के मर्जर्स एक्विजिशंस में चले गए, एक्विजिशन के लिए तो रिपोर्ट बनेगी। बिज़नेस कंसल्टेंसी में चले गए, रिपोर्ट बनेगी। लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर बनाने को पड़ गए, राइटिंग चाहिएगी। कैसे मैनेज करोगे वो सब? यानी कि जो चीज़ मैं भी सोचती थी कि ठीक है बच्चे धीरे-धीरे सुधार लेंगे, वो सुधर नहीं रही है। आई आल्सो अज्यूम्ड कि मैं बच्चों को हाइलाइट कर रही हूँ, वो वर्क ऑन कर ही दिए होंगे। लेकिन रियलिटी ये है वो वर्क ऑन नहीं कर रहे। तो अब हमें ही घुसना पड़ेगा देखने के लिए, भाई कितने का फ़र्क पड़ रहा है? भाई सिचुएशन क्या थी पिछले टेस्ट में और इस टेस्ट में अंग्रेजी की? राइटिंग पार्ट की आपने कितनी प्रैक्टिस करी है? नाउ वी विल हैव टू स्टेप डाउन ऑन दिस। अब मैं assumptions पे कम जाऊँगी इस बात से। नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच वी सॉ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ईमानदारी से हैंड रेज़ करके बताना, आप में से कितने लोगों को क्वेश्चन एक बार पढ़ते में ही समझ में नहीं आता है? इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखो, जो कमी है सो है, उस पे हम काम करेंगे, तभी वो ठीक होगी। कमी को मानेंगे ही नहीं तो काम किस पे करेंगे? सी अभी 2 जने हैं, बहुत सारे हाँ करेंगे इस चीज़ पे, बहुत सारे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कितने लोगों को क्वेश्चन एक बार से ज़्यादा बार देखना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि वो कह क्या रहा है। अब इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स एफआर के भी होंगे, वो पहली बार मिल रहे होंगे कि भाई ये एफआर में पहली बार टकरा रहे हैं, अब पता चलेगा। लेकिन ये तजुर्बेकार लोग आपके सामने बैठे हैं, इसलिए भी इस बार ओरिएंटेशन कॉमन हो रहा है, ताकि एफआर वालों को ये पता चल सके कि बाकी पेपर्स में भी चैलेंज आएगा अगर हमने एफआर से अपनी हैबिट नहीं बदली तो। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज एन इश्यू। यस, इट इज एन इश्यू। ये एसीसीए की तरफ से भी इसलिए आ रहा है बिकॉज़ जो बच्चे ने आंसर्स लिखे, उसी से एग्जामिनर ने लिख दिया दैट द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। ये जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा, मैंने कई बार हाइलाइट किया है कि बेटा तुम क्वेश्चन ही नहीं समझे, क्वेश्चन ये पूछ नहीं रहा था जो तुमने आंसर दिया। यानी कि आप इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। मैं इसको ना अपने स्टूडेंट्स को सिंपल जवाब देके ये बोलती हूँ, बेटा सामने वाले ने पाव भाजी मांगी, तुमने छोले भटूरे खिला दिए। तुमने छोले भटूरे चाहे कितने भी टेस्टी बनाए हो, नंबर नहीं मिल रहे। लेकिन स्टूडेंट को मन में ये होता है कि मैंने जो लिखा है सही लिखा है। अरे पर सामने वाले ने तो वो मांगा ही नहीं। That's the problem with English comprehension. You don't understand the gist of the question. यानी यहां पे हमें मुझे अलग तुम लोगों के साथ एक टॉर्चर सेशन चालू करना पड़ेगा where I can be sure that the comprehension is landing in the correct area. अब मेरा एम्फोसिस यहां मूव होगा 2+2=5 कैसे आ रहा है इस पे नहीं होगा, उसमें टीम हेल्प करेगी आपको। इसके ऊपर आपको और एग्जांपल्स भी दूंगी, पहले एक बार रन थ्रू कर देती हूँ और प्रॉब्लम्स हमें क्या देखने को मिली। देन राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल और नॉट फोकसिंग ऑन राइटिंग में दोनों चीजों में ध्यान रखना, दीज टू पॉइंट्स आर डिफरेंट। दिस इज द स्टूडेंट नॉट प्रैक्टिसिंग एंड दिस इज इवन इफ द स्टूडेंट प्रैक्टिसेस ही इज नॉट एबल टू डू इट। यानी राइटिंग इश्यू आना क्योंकि राइटिंग स्किल कमजोर है, यहां पे हमें तैयारी एक अलग तरीके से करनी होगी। उसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारा यहां आया। जो स्टूडेंट्स हमारे मार्जिनल फेलियर्स में रहे, कई तो मैं ही यकीन नहीं कर पाई कि यार हाउ कुड यू नॉट क्लियर द एग्जाम। तो राज खुला जब फोकस ग्रुप बना। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ध्यान से सुनना और उसको वेट करना, व्हाट आई एम सेइंग हैव यू रियलाइज्ड कि वो आपके साथ हुआ हो। मैं टेस्ट जो देती हूँ ना, मॉक्स देती हूँ, वो 24 आवर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए ओपन रखती हूँ क्योंकि सब टाइम जोन में अलग अलग होते हैं। और मेरी गलती ये रही कि मैंने उनको बोला कि भाई 3 घंटे में करना, एंड आई ट्रस्टेड कि 3 घंटे में ही करेगा स्टूडेंट।
बट एक्चुअल में स्टूडेंट्स टाइम ज़्यादा लगा रहे थे। मुझे ध्यान नहीं स्किल लेवल में कभी भी स्टूडेंट्स ने पेपर छोड़ा हो, यानी पूरा 100 मार्क्स का पेपर कर रहे हैं, पूरा अटेम्प्ट हो रहा है। फिर सडनली मैंने करवट बदल के उनको बोला कि भई आप एलएमएस पे करो। तो ऑडिट को सबसे पहले एलएमएस पे डाला एंड यू वोंट बिलीव 50% पेपर बच्चों का छूटने लगा। एंड इट वाज़ अ शॉकर फॉर मी कि इसका मतलब ये कैसे हुआ? जो बच्चे पूरा-पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, सडनली जब मैंने उनको एलएमएस पे शिफ्ट किया तो 50% पेपर छूट गया। इसका मतलब टाइपिंग स्पीड में गड़बड़ थी। गरिमा, फोकस ग्रुप मैंने अभी इस क्वार्टर बनाया था, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मार्जिनल फेलियर्स में थे, यानी 47, 48, 49 वाले थे। तो उनसे ये कमियां निकल के आई हैं कि स्किल लेवल में जाने-अनजाने ये गलतियों की वजह से स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते। सो ये फोकस ग्रुप से लर्निंग्स जो आई है, वो अब मैं अपने सारे बैचेस पे डालने वाली हूँ। अब हमने क्या किया, रात को 9 बजे हम क्लास लेते थे। रात के 9 से 10 एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ये सिस्टम हमने फोकस ग्रुप पे डाला कि रात के 9 से 10 क्लास होगी। मैं 8, 10 एग्ज़ैक्ट आपको सेक्शन सी का ऑडिट वालों के लिए सेक्शन बी का क्वेश्चन भेजूँगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं 8, 10 पीएम पे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन भेजती थी। 9 ओ क्लॉक स्टूडेंट्स मुझे सबमिट करते थे और फिर हम ज़ूम कॉल पे कनेक्ट करके मैं उनको वहीं की वहीं बताती थी कि यार इसमें ये गड़बड़ कर दी, इसमें ये गड़बड़ कर दी। देखो ये आगे से ध्यान रखना। उस टाइम ये चीज़ निकल के आई कि 50 मिनट्स में भी सेक्शन सी या सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। इसका मतलब स्पीड में कमी। इसका मतलब मेरा असम्पशन कि स्टूडेंट्स जो 3 घंटे में पेपर कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। My assumption was wrong. So this time our sessions will be focusing on this time management part also. यानी इस बार वाले जो सेशंस होंगे, उन सेशंस में आपको रैंडमली क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और टाइम बाउंड मैनर में आपको करना होगा उनको। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहीं की वहीं एक अवेकनिंग कॉल मिल जाएगी कि गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। इसकी वजह से ना एक और प्रॉब्लम भी हमारे सामने आई। जब टाइम बाउंड मैनर में स्टूडेंट क्वेश्चन करता है ना, उसकी परफॉर्मेंस अलग होती है एज कंपेयर टू जब वो अनलिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करता है। डू यू ऑल एग्री विद मी और नॉट? अगर मैं बोलूं कि 3 घंटे में मॉक खत्म होना है, आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगी या नहीं होगी? एज कंपेयर टू मॉक जो आप 4-5 घंटे में कितने में भी कर लो, विल योर परफॉर्मेंस गेट इम्पैक्टेड और नॉट? होगी, डेफिनेटली होगी। कैसे पता चला हमें ये? स्टूडेंट्स ने खुद ने बोला, मैम मैं इतनी सी चीज, शिट मैंने ये नहीं देखा, शिट मुझे नोट नहीं दिखा, शिट ये इन्फॉर्मेशन मेरे से कैसे स्किप हो गई? मैम उस टाइम याद ही नहीं आया कि इसमें क्या लगना था, कैसे इसको अप्रोच करना था। यानी जो चीज आती भी थी ना, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ऊपर घड़ी चलती हुई दिख रही थी। यहाँ पे पता चला कि यार प्रैक्टिस अनलिमिटेड मुझे स्टूडेंट्स को देनी बंद करनी पड़ेगी अब। उनकी परफॉर्मेंस ही चेंज हो जा रही है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट डूइंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम बाउंड वे। तो अब यहाँ पे भी आपको एक एक्शन स्टेप दिखेगा। सेशंस में जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको टाइम बाउंड वे में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को दिए जाएंगे जिनका फीडबैक आपको वहीं के वहीं मिलेगा। और लास्ट प्रॉब्लम, ये मुझे नहीं पता चली, ये आया एसीसीए से। एफआर के स्टूडेंट्स अगर ऑलरेडी पेपर खोल के देख चुके हैं, मैंने क्लासेस में ही सेक्शन ए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। एक क्वेश्चन को रीड करने में आप कितना टाइम लगाओगे बताओ? डालो चैट बॉक्स में। हाउ मेनी मिनट्स विल यू टेक टू रीड अ क्वेश्चन? सेक्शन ए का क्वेश्चन कितनी देर में रीड करोगे और उसको आंसर कर दोगे? यानी क्वेश्चन खोलने से लेकर उसको टिक मार्क करके आगे बढ़ जाने का टाइम कितना लगाओगे? ओके, स्नेहा इज सेइंग 2 मिनट्स, मेहर इज सेइंग 1 मिनट, खुशी इज सेइंग 1 मिनट, Vishnu is saying 1 to 1.5 minutes. Okay, perfect. What else? Anyone else? मैं मैंने ऐसा का एग्ज़ाम दिया था तो अभी तो मॉक में भी है, नॉर्मल में मुझे 1.2 आवर्स कॉफ़ी। ठीक है, ठीक है। तो 1 to 1.5 minutes लग रहे हैं, करेक्ट? ACCA's statistics say
जो स्टूडेंट्स मार्जिनल फेलियर्स पे रहे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस 28 सेकंड्स के लिए अटेम्प्टेड थे। आई सेड 28 सेकंड्स। और उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स पे भी हाईलाइट किया कि आप ही के 2 स्टूडेंट्स का हम नाम ले लेते हैं। दे रेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो 30 सेकंड्स से कम में उन्होंने रीड किए थे, वो गलत थे। तो क्या पता चलता है आपको इस बात से कि क्वेश्चंस रीड करने में जल्दबाजी करी। जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? या तो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड ही ठीक से नहीं हुआ, या इंफॉर्मेशन मिस हो गई। एक नॉट लगा हुआ था एनओटी, वो नजर नहीं आया। राउंड ऑफ करना था, वो नजर नहीं आया। और ये चीजें क्लासेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ओरिएंटेशन तुम सबके लिए, भले ही तुम मुझसे पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो। कॉन्सेप्ट आपको क्लास से समझ में आता है, लेकिन ये चीजें वो होती हैं जो शायद हम ध्यान ही नहीं देते। और मैं भी नहीं दे रही थी, मैं तो खुद बोल रही हूँ, मैं भी नहीं दे रही थी। मैं भी अज्यूम कर रही थी कि बच्चे कर ही रहे होंगे टाइम मैनेजमेंट वे में, बट दे वर एक्चुअली नॉट डूइंग इट। और एग्जाम में वही हुआ जहां पे मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि यार ये बच्चा कैसे रह सकता है यार। मैंने पढ़ाया है इसको, मैं जानती हूँ, इसके कैसे 47 आ सकते हैं? ऐसे आ सकते हैं 47। उसने जो सोच के किया होगा वो सही ही किया होगा, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और जा रहा है, और वो आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं। इनकी फोटो ले लो, ये 6 पॉइंट्स, आप किसी से भी पढ़ो, इनका ध्यान रखना है आपको। अब हम आपकी कैसे मदद करेंगे इन चीजों में? आप उन आइडियाज को भी यूज कर सकते हो, खुद सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो तो। बाकी मैं इनको कैसे सॉर्ट करने वाली हूँ वो तो आपको मैं बता ही देती हूँ अभी। तो इनकी इस स्लाइड की आप फोटो ले सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। और ये यूट्यूब पे भी आएगी, तो वहां पे भी पॉज करके यू कैन टेक अ पिक ऑफ इट। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कुछ चीजों पे डिटेल में जाते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज पे थोड़ा सा और डिटेल में जाती हूँ, बिकॉज व्हेन आई एक्चुअली डिग इनटू इट, हर एग्जामिनर रिपोर्ट में इसके ऊपर कंप्लेंट्स दिखी। Most of the students were not able to understand the requirement of the question. Let us take an example. आप सबके लिए एक्सरसाइज बनाती हूँ इसको, एक गेम की तरह। जरा सामने देखो, ये क्या लगता है आपको, इसका क्या मतलब होगा? Which two of the following circumstances may invalidate the comparison of quartile cause ratios with those of the sector average? ये एफएम एफआर ऑडिट पीएम कुछ ज्ञान नहीं पूछ रही हूं मैं सिर्फ इसका मतलब पूछ रही हूँ कि ये पूछना क्या चाह रहा है। एंड दिस इज एन एसीसी क्वेश्चन। इसको कैसे कोई 28 सेकंड में रीड कर सकता है? इसको समझने में लग जाएंगे कम से कम 30 सेकंड्स। ऑप्शन तो बाद में आएंगे, कैलकुलेशन तो बाद में आएगी। जरा ट्राई करो। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से? Which two of the following circumstances may invalidate the comparison of quartile cause ratios with those of the sector average? Is it an easy sentence जो हम seconds में read कर सकते हैं? Is it? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? Anybody who would like to add on something? क्या समझ में आया? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। कि किन दो रीजंस के कारण क्वार्टर को और सेक्टर एवरेज में जो रेशियोज है वो सही नहीं होंगी। किस तरह से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते किन दो रीजन के कारण? कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। हाँ, नहीं कर सकते। परफेक्ट। अब ईमानदारी से सोचो, कितने लोगों ने यही चीज सोची थी कि यही इसका मतलब निकलता होगा? कौन से दोनों सर्कमस्टेंसेस हैं जो क्वार्टाइल को के रेशियोज और सेक्टर एवरेज रेशियोज को कंपेयर नहीं करने देंगे, या उनका कंपैरिजन वैलिड नहीं बनाने देंगे? ऐसे कौन से दो सर्कमस्टेंसेस हैं? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। जब क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शंस कैसे चूज करोगे? एक और एग्जांपल दिखाती हूं आपको। सी, only one of the following four statements regarding faithful representation is true. Identify that statement by clicking on the relevant box in the table below and mark all of the others as false. अब इसमें बच्चों ने क्या किया? एग्जामिनर ने क्लियर कट लिखा। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें ट्रू वाला मार्क किया, फॉल्स मार्क करना भूल गए।
बहुत बेवकूफी, बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है? उसने साफ बोला था मार्क ऑल अदर्स एज फॉल्स। जस्ट बिकॉज द क्वेश्चन वाज क्वाइट लॉन्ग, आपने उसके आधे को तो सेटिस्फाई कर दिया, आगे वाले को भूल गए। यानी 4 स्टेटमेंट्स थे, उनके आगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखा हुआ था। जो ट्रू है उसको तो ट्रू कर दो, बाकी सबको फॉल्स करना था। मोर देन 50% स्टूडेंट्स फॉल्स मार्क करना ही भूल गए। और जब तुम निकलोगे ना एग्जामिनेशन हॉल से, तुम्हें लगेगा कि आंसर मेरा सही आया है, लेकिन वो गलत होगा। मैंने खुद देखे है इसका कि ये सब क्या हो रहा है ये। नेक्स्ट, Petraco generates revenue through visits by members of its sales department to customers' premises. When a customer places an order, sales staff check the customer is within its credit limit and that the inventory is available and then complete a 3-part pre-printed order form. Notice one thing, यहां से लेकर यहां तक इतना लंबा एक ही सेंटेंस चल रहा है। FR, FM, PM, उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट आता है जहां पे आप सेक्शन सी में एक कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे होते हो। उसमें इसी तरह के पैराग्राफ्स होते हैं। ऑडिट, उसमें भी क्लाइंट इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। तो स्किल लेवल पूरा ही नहीं बच सकता है इस सब से। यू विल फाइंड लॉन्ग पैराग्राफ्स हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द बिजनेस एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू एनालाइज एंड असेस इट्स परफॉर्मेंस। अगर ये रीड करके समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पता है क्या फर्स्ट 3 लाइन का क्या मतलब निकाला। Petraco generates revenue through visits by members of its sales department to customer premises. बच्चों ने मोस्टली इसमें एम्फेसिस इस चीज पे दिया कि रेवेन्यू कहां से आता है, जब मेंबर्स विजिट करते हैं कस्टमर के प्रीमाइसेस पे। यानी कस्टमर पहले मेंबर बनता है, वो फिर एक प्रीमाइस पे जाते हैं जिसका नाम है कस्टमर प्रीमाइस और वहां जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं। मतलब पहले कस्टमर मेंबर बनेगा, उसके बाद में एक प्रीमाइस अलग से इन्होंने बना रखा है कस्टमर प्रीमाइस, वहां पे जाके ऑर्डर प्लेस करेगा। जबकि इसका मतलब ये था सेल्स डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स है ना, यानी तुम्हारे जो सेल्स पर्सन है ना, वो कस्टमर के घर जाएंगे और वहां जाके ऑर्डर लेके आएंगे और रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ब्लंडर देखिए किस हद तक की समझ की ब्लंडर हो सकती है। लेकिन ये जल्दबाजी, ऊपर चलती हुई घड़ी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इशू, ये उन सब की देन है। आई वॉज शॉक्ड टू सी दिस सेंटेंस की स्टूडेंट्स ने इसको ये ज्यूम किया कि पहले कस्टमर मेंबर बनेगा, फिर एक कस्टमर प्रीमाइस पे जाके ऑर्डर प्लेस करेगा सेल्समैन को। लेकिन इसका करेक्ट मतलब ये था, जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है उनके मेंबर्स, यानी कि सेल्समैन। सेल्समैन अपने कस्टमर्स के घर, उनके प्रीमाइसेस पे विजिट करते हैं और वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। अब थोड़ा सा इंटेलिजेंसी की बात करते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जहां पे आपका सेल्समैन कस्टमर के घर पहुंचता है और वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है? याद करो कोई बिजनेस कभी ऐसा देखा हो? सोचो। सर्विस इंडस्ट्री। हाँ, मैम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। और सोचो, और कौन से बिजनेसेस होते हैं इसी तरीके के? जो डोर टू नेटवर्क डोर मार्केटिंग सेल वाले। करते हैं। डोर टू डोर सेलिंग जो करते हैं, निकिता भी बहुत अच्छा हिट कर रही है। ई कॉमर्स यही तो है। आपका सेल्समैन कस्टमर के घर जाता है और तब सेल्स पूरी होती है। कैसे सेल्स पूरी होती है? कई ऑर्डर्स ऐसे होते होंगे जो रिफंडेबल नहीं है। आपका सेल्समैन यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बंदा घर ही तो आ रहा है, सामान दे रहा है और कंपनी रेवेन्यू बुक कर रही है। हाँ, वो ऑर्डर कर रहा है, दैट्स फाइन, बट देयर इज नो शॉप एट विच द कस्टमर इज कमिंग एंड बाइंग द स्टफ। समझे? तो पॉइंट ये है कि जब तक आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं करोगे, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आप कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, आंसर गलत हो जाएगा आपका। एंड दिस इज वेयर वी पिच इन। This is where we need to teach you how to correctly comprehend the question. यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स चूक जाते हैं, स्पेशली सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि इस चीज को मैं कैसे पकड़ूं।
तो इस पे आप फोकस कैसे करोगे? अपने सीनियर से बात करके करोगे, उनसे बात करो। आपको थोड़ी-सी गाइडेंस कई चीज़ों पे चाहिएगी बिकॉज़ व्हाट आई एम रियलाइजिंग इज़ छोटी-छोटी चीज़ों पे बच्चे रह जा रहे हैं। बड़ी चीज़ें वो कर ले रहे हैं, लेकिन छोटी चीज़ों में अटक जा रहे हैं एंड वो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सा होता है। इसलिए इस चीज़ पे प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग। अब बात करते हैं रीडिंग इन अ हरी। कुछ आपको सैंपल्स दिखाती हूँ जिस पे एग्जामिनर ने क्लियर कट लिखा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर डाला ये। कैन यू हाइलाइट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? बच्चे ने कैलकुलेशन सही करी है, $2000 ये आंसर है, मैं बोल सकती हूँ। डॉलर लिखा हुआ है वहाँ पे। ये लिखा हुआ तो है, तो आपको क्या लिखना था? क्या लिखना था? 2000 2000 2000 लिखना था। एग्जामिनर ने लिखा है सम स्टूडेंट्स हैव रिटन $2000। एग्जामिनर ने तो कई बार ना बहुत ज्यादा भी कर देते हैं। 2000.14 2000 ही होता है ना, फिर भी नंबर काट लिए। बड़ी ना बेईमानी सी दिखती है मुझे तो कई बार एग्जामिनर के मन में। नहीं मैम, बिकॉज़ यहाँ पे होल नंबर लिखा हुआ है, तो बस इसीलिए मतलब पूरा का पूरा आएगा, पॉइंट में डेसिमल में नहीं आएगा। समझ गए? Clearly written that the answer has to be in whole dollar. That means points were not needed. जल्दबाजी में पढ़ने से ये होता है। सारी कैलकुलेशन ठीक करी, आंसर सही निकाला, लेकिन ढंग से ना तो ये देखा ना ये देखा और सीधा $2000.14। और आप कितने भी सही हो, you will be given 0 here because there is no concept of step marking in section A in MCQ or objective type questions. Got it? Next, here the examiner clearly highlighted that the students gave an answer of 2000.8634 क्योंकि उनको उनके मेंटर्स ने बताया था कि बेटा 4 डेसिमल पॉइंट तक आंसर बहुत एक्यूरेट आता है, तुम एक्यूरेट आंसर लिख के आना। एग्जामिनर ने नंबर काट लिए। तुम्हारा ट्यूटर ही बेकार है यार, गलत बताया उसने तुम्हें, है ना? यहाँ up पे to लिखा 2 2 डेसिमल प्लेस, तो What problem again you saw? It was 2 decimal places. The answer you are giving in 4 decimals, but the examiner wants in 2 decimals. Again, a problem of not reading the question properly. Students are mostly in a hurry. Yes. Next देखो, यहां पर तो मैंने भी एसीसी को बोला यार ऐसी चीटिंग मत किया करो, बट उन्होंने बोला इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते हम स्टूडेंट की। Which of the following hedging methods will not be suitable for hedging the euro receipt? What do you think? इसमें कहा स्टूडेंट्स ने गलती करी होगी? जो सही होगा उसमें टिक किया होगा। Yes. जो सुटेबल टेक्निक्स रही होगी, जो सुटेबल मेथड्स रहे होंगे, उन पे टिक किया होगा। जबकि क्वेश्चन ने हाईलाइट करके लिखा है सुटेबल कौन से मेथड्स नहीं है। ये मोस्ट कॉमन एरियाज है जो मैंने जब अपने स्टूडेंट्स का भी देखा तो यही निकल के आया, कम से कम 10 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस वर लाइक दीज क्वेश्चंस जहां पे बेवकूफी की वजह से नंबर कटवाए थे। तो 4 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हो? 8 मार्क्स। What are 8 marks for a student who failed at 46? It's 54. समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस को? And sometimes the questions are like this. Very tricky. Indicate by clicking on the relevant boxes in the table below whether or not each of the following statements support the finance director's belief that the euro will depreciate against the dollar. Support the director's belief, does not support the director's belief. कई बार ट्रू फॉल्स नहीं आता है, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो और भी लंबा आता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। You have to read the question very carefully. Unfortunately, your generation is struggling because हमारे पास concentration की प्रैक्टिस ही खत्म हो गई है। हम रील्स देखते हैं, हम फटाफट फटाफट व्हाट्सएप पे आंसर्स करते हैं, हमारे फिंगर ज्यादा इस तरीके से चलती हैं रादर देन दिस। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी।
आई एम नॉट सेइंग कि तुम इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ पाओगे। इट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। जो हो रहा है वो ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक चीज तो कर सकते हो, इसको थोड़ा सा कम कर दो। और अगर इसको कम नहीं कर सकते हो तो पढ़ाई को बढ़ा दो। ये कर लो। सो वी ऑलवेज से कि अगर आप जंक फूड नहीं छोड़ सकते हो तो हेल्दी फूड का क्वांटम बढ़ा दो। सेम अप्लाइज हियर। बिकॉज अब वो जनरेशन ऐसी है कि रील्स तो नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि वो रील्स वाला इम्पैक्ट ही यहाँ पे है कि वो जो स्पैन ऑफ अटेंशन है दैट इज ऑफ अ वेरी स्मॉल। रील क्यों पॉपुलर है? क्योंकि बहुत छोटी ड्यूरेशन का अटेंशन स्पैन को वो एड्रेस कर लेती है। मेरे को भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैम प्लीज 1 घंटे की वीडियो मत डालो, 5 मिनट वाली रील बनाओ। बनाएंगे यार, पर 5 मिनट में तो बात ही समझ में नहीं आएगी तुम्हें, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। और रील्स तो वैसे भी सेकंड्स की होती हैं, तो सेकंड्स में तो मैं ये बता ही नहीं पाऊंगी। आज तक भी तो बता ही रही थी ना बच्चों को सेकंड्स में ही। बेटा 3 घंटे से ज्यादा में पेपर मत करना। कितनों ने सुनी, कितनों ने अप्लाई करी। बट नाउ आई हैव टू टेल देम विद प्रूफ कि भाई मार्जिनल फेलियर्स इन कारणों से हो रहे हैं। सो प्लीज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन सिंपल 30 seconds, इट हैज गॉट अ बैकग्राउंड। थोड़ा सा ट्रस्ट तुम्हें मेरे पे रखना पड़ेगा। व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग, इट हैज गॉट अ मीनिंग, इट हैज गॉट अ बैकग्राउंड। मेरे लिए तो अच्छा है ना, मेरे तो स्टूडेंट्स को अगर जब मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी, खुश होकर नेक्स्ट पेपर भी मेरे से लेंगे। मैं नाराज क्यों करूं उनको? व्हाई एम आई टेलिंग देम कि सब कुछ पढ़ो? सबसे ज्यादा ऑफेंड होंगे वो ये स्टेटमेंट सुन के। बट पास नहीं हो पाओगे सेलेक्टिव स्टडी से। और पास की क्या बात है? नौकरी का गारंटी है क्या कि नौकरी इस फील्ड में नहीं लगेगी? लेट्स सपोज एफआर में एक पोर्शन है कंसोलिडेशन का, नहीं अच्छा लग रहा आपको। बीइंग अ टीचर तो मैं बोल दूंगी छोड़ दो यार, 20-25 नंबर का आएगा, तुम भी खुश मैं भी खुश। लेकिन अगर कंसोलिडेशन का ही प्रोफाइल ऑफर हो गया और उसमें 9 लाख का पैकेज है, तो क्या करोगे फिर? विल यू बी एबल टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट इन योर माइंड कि मैंने कंसोलिडेशन छोड़ दिया था? इट्स नॉट ओनली अबाउट पासिंग द एग्जाम, इट्स अबाउट 9 to 10 lakhs ऑफ पैकेज। उसके बाद में ग्रोथ, उसके बाद में इंक्रीमेंट्स, उसके बाद में प्रमोशंस। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट से चलेगा। इसलिए ये मत चलो कि 3 महीने ये आदिवासी हेयर ऑयल यूज किया और बाल एकदम आ गए। मैंने 3 दिन पढ़ाई करी और 3 दिन में एफआर डन हो गई। दिस इज नॉट अ गेम। अगर इतनी आसानी से होती तो पास परसेंटेज 50% नहीं 90% होता। तो टेक इट सीरियसली इन टर्म्स ऑफ आपका पैसा लगा हुआ है। मैं तो क्लास एक्सटेंड कर दूंगी दूसरे क्वार्टर, लेकिन एसीसी तो नेक्स्ट क्वार्टर की भी फीस, एग्जाम फीस उतनी वापस ले लेगा ना। दैट इज योर हार्ड अर्न मनी। एंड देन कंसिडर इट दिस वे, 3 महीने नौकरी लेट लगेगी। अगर अपने आप को 6 लाख का बंदा मानते हो तो 3 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 1,50,000 रुपीज। It's not 15,000 of exam fees which is lost. It is 1,50,000 of salary which you are going to get late. तो तुम्हारे लिए जल्दबाजी होना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये तो हमारे लिए नुकसान है, बच्चे जल्दी जल्दी पास होते जाएंगे, बट ऐसे सर्कल चलेगा नहीं ना आगे। अब चलो राइटिंग स्किल पे आते हैं। आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। एक स्टूडेंट ने एक आंसर लिखा, जस्ट लेट मी नो कि इसमें गड़बड़ क्या है। व्हाई विल द एग्जामिनर फील कि इसमें उसको नंबर काटने चाहिए? What did the student write? Just see that. The company's financial position reflects that the revenue has fallen by $400 in present year versus last year because it tells that sales of the company has fallen. Time लगाओ 1 मिनट ध्यान से देख के, then let me know what is the problem with this answer. Writing skill में कहाँ इशू आ गया? अच्छी खासी अंग्रेजी लिखी है बच्चे ने। रीजन बिहाइंड द रीजन मतलब प्रॉपर्ली उन्होंने बताया नहीं, उनको सिर्फ नॉर्मली ऊपर ऊपर से बता दिया, बढ़ गया, ये कम हो गया, बस ऐसे ही। बट इनके क्यों क्यों बढ़ा है रेवेन्यू घटने का कारण, जैसे कि जीपी मार्जिन हो, ऑपरेटिंग मार्जिन, इस वजह से वो घट गया है, तो ये सब कुछ Correct. किया है। Correct. This answer would not have got much marks. रेवेन्यू डिक्रीज हो गया $400 से, क्योंकि रेवेन्यू फॉल हो गया है। रेवेन्यू गिर गया क्योंकि रेवेन्यू गिर गया। इसकी हिंदी करें,
रेवेन्यू गिर गया बिकॉज रेवेन्यू गिर गया. Isn't it funny? Got it? So आपको नहीं पता चलेगा कहां नंबर कट रहे, बट द पॉइंट इज एग्जामिनर वांट्स टू सी द रीजंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. आप अपने आंसर में कभी भी कुछ भी लिखेंगे, आप उसका रीजन देंगे. इसका उसूल बना लो पूरे स्किल लेवल में, पूरे पी लेवल में. यू हैव टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट्स विद प्रूफ्स द वे आई एम डूइंग इट. नेक्स्ट, reason for this decrease is money spent on the marketing campaign. This leads to increase in selling and distribution cost and company doing price promise. Also, this means they are selling the products on low cost. This leads to the decrease in operating profit. यहाँ पे क्या दिक्कत है बताओ? ठीक ही लग रहा है? As an examiner कमी निकालो. मैं बताती हूँ. Number one, the statement is too long. That is why it is becoming messy, difficult to understand. एक नॉर्मल रिपोर्ट होती है ना, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. द लॉन्गर द सेंटेंसेस, द लेस अंडरस्टैंडेबल इट बिकम्स. नंबर टू, एक ही चीज को बार बार बोलना, गलत वर्ड्स यूज करना, इससे आपके नंबर कटेंगे. अब ये गलत वर्ड्स क्या है? कॉस्ट अलग चीज होती है, सेलिंग प्राइस अलग चीज होती है. आप प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पे कैसे बेच सकते हो? यहाँ पे कहने का मतलब था उसका कि सेलिंग प्राइस कम कर दी गई है क्योंकि डिस्काउंट दे दिया गया है. मतलब बदल गया सिर्फ एक इंग्लिश के वर्ड्स से. लो कॉस्ट पे बेच रहे हैं, लो कॉस्ट पे, लो प्राइस पे बेच रहे हैं. अ सिंपल वर्ड चेंजेस द मीनिंग बिकॉज कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज डिफरेंट. एक अक्षर, एक कॉमा से मतलब बदल जाता है. मैं हमेशा ना स्टूडेंट्स को इस पर बताती हूँ, हिंदी की एक चीज होती है, माय हैंडराइटिंग इन हिंदी इज नॉट रियली वेरी गुड. इसको रीड करना. व्हाट इज इट? हिंदी नहीं आते मुझे. रोको मत जाने दो. रोको मत जाने दो. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉमा. रोको मत जाने दो मीन्स जिस उसको रोक लो. नाउ इफ आई रिमूव दिस कॉमा फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर, द सेम वर्ड्स, देयर मीनिंग विल चेंज. रोको मत जाने दो, लेट हिम गो. जबकि यही कॉमा यहां लगा हुआ था तो हम बोल रहे थे कि स्टॉप हिम, स्टॉप हिम. कॉमा, फुल स्टॉप, दे हैव गॉट सम रेलेवेंस. अब ये भी आपको खुद से नहीं करनी आएगी. प्लीज डोंट कंसिडर कि मैं सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स को ये बोल रही हूँ कि मेरे से आके पढ़ो. तुम किसी से भी पढ़ो, लेकिन मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को कह रही हूँ जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ना चालू कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने अपने आंसर्स लिख के टेस्ट्स में मुझे प्रेजेंट नहीं करे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लूज. ये आप खुद गेज कर ही नहीं पाओगे. यू विल नीड समवन टू हाईलाइट कि ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो खुद लिख रहा है उसको तो प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी ना, उसके हिसाब से तो उसने ठीक लिखा है. लेकिन क्या किसी थर्ड बंदे को वो सेंटेंस समझ में आ रहा है? वो थर्ड बंदा ही बता पाएगा. इसलिए ऐसा नहीं होता ना कि आप आंसर लिखते हो खुद ही चेकिंग करते हो. स्कूल में चेक था ना, सीबीएसई में भी चेकिंग कोई और ही करता था ना. आज तक के इतिहास में कभी देखा है कि बेटा खुद ही टेस्ट दो और खुद ही चेक कर लो? दैट इज द रीजन, बिकॉज व्हाट यू आर राइटिंग यू मे कंसिडर इट टू बी करेक्ट, लेकिन क्या वो एक थर्ड पार्टी को रीड करने से समझ में आ रहा है? वो थर्ड पार्टी बता पाएगी. और यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपकी थर्ड पार्टी है. इससे पहले कि वो बताए, मैं बता दूं तो ज्यादा बेटर है, या आप जिससे भी पढ़ेंगे वो बता दें तो ज्यादा बेटर है. थर्ड आंसर देखो. रेवेन्यू रिकॉर्ड बिफोर द ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, इट मे ओवरस्टेटेड रेवेन्यू. कुछ मतलब समझ में आ रहा है इस सेंटेंस का? रेवेन्यू रिकॉर्ड बिफोर द ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, इट मे ओवरस्टेटेड रेवेन्यू. ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस. इसका मतलब क्या है वो मेरे को पता है, लेकिन यूके में बैठे वाले को लगेगा कि ये बच्चा रिपोर्ट बनाने के लायक नहीं है.
तो उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे उसको 46 47 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बाकी नंबर जो पास होने के लिए चाहिए, जो राइटिंग स्किल से डेवलप होंगे, वो वहां चूक जाएगा। सो मोटा मोटी आपकी कैलकुलेशन की स्किल खराब हो जाएगी अगर राइटिंग स्किल पे काम नहीं हुआ तो। अनदर आंसर, company's revenue generated from sales book in store, own website and listing online market. When revenue is record three different way, it's possible revenue not recorded completely and compared to previous year revenue is increased, but company's gross profit margin is decreased. Hell lot of grammatical mistakes. अब क्या होता था, जब मैं स्टूडेंट्स को चेक करके ये लिखती थी अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बच्चे ये सोचते थे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंग्लिश टीचर्स थोड़ी हैं। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप पी लेवल में या फिर ऑडिट के पेपर में लिखने जाते हैं ना, आप लिखना क्या चाह रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता। जब वो समझेगा ही नहीं तो नंबर कैसे देगा? दैट इज वाई ऑलवेज कमेंट समझ नहीं आया तो टेक दिस कमेंट एज योर करियर कमेंट, नॉट रिलेटेड टू कि भाई एफआर में क्या जरूरत है, क्यों भाई एफआर के बाद में डिग्री कंप्लीट होने वाली है क्या? एफएम के बाद में कंप्लीट होने वाली है? एज अ प्रोफेशनल, these are just a part of your journey. You are going to be a packaged professional who can handle audit, who can handle FM, who can handle FR. तो आपको ये सारे हैंडल करने के लिए जो गुण चाहिए वो आने चाहिए। ये कोई सा भी सब्जेक्ट अकेले में नहीं चलता, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चलेंगे। सीईओ बनोगे तो क्या बोलोगे कि यार मेरे को एफएम नहीं आती, तो बिजनेस को पैसा उठाना है वो किसी और से करा लो, मेरे को तो सिर्फ रिपोर्टिंग आती है, ऐसा बोलोगे? नो, this degree is preparing you for leadership roles. That means you should have the knowledge of sourcing of finance, you should have the knowledge of hedging, you should have the knowledge of how audit is done. सत्यम में जो हुआ वो नहीं होता अगर बॉसेस को पता होता कि यार ये ऑडिट में कुछ गड़बड़ रही है, यार ये ऑडिट आपको करनी आनी चाहिए, और ऑडिट तभी आएगी जब अकाउंटिंग आएगी। यानी आप एस्केप नहीं ले सकते कि ये मेरा कोर नहीं है, सब कुछ तुम्हारे कोर होने चाहिए। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट लीडर एंड अ चलता फिरता सा लीडर। सो व्हेन आई से आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकिन मुझे जीएसटी नहीं आता, हाउ पीपल लुक अपॉन मी, उसी तजुर्बे से बता रही हूं। इट इज नॉट अ गुड कंडीशन टू से कि मुझे जीएसटी नहीं आता। एक डॉक्टर है, अगर वो कहता है कि मुझे नहीं पता यार तुम्हें जुकाम क्यों हो रहा है, मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, तुम्हें बहुत अजीब सा नहीं लगेगा? सेम चीज तुम्हारे साथ अप्लाई होती है, बीट वॉट एवर पेपर। इस पेपर में अगर अंग्रेजी नहीं चाहिए, किसी और में चाहिएगी। इसलिए अपने आप को ये बोलना बंद करो कि यहां तो निकल जाता हूं। इसलिए आपको थ्योरी पार्ट्स को बहुत अच्छे से और डिटेल में अटेम्प्ट करना है। क्या क्या स्ट्रक्चर चाहिए होंगे एक आंसर को बिल्ड करने में, मैं कई बार गोला लगा के बोलूंगी, इनको प्लीज बुलेट्स में लिखो। सो दैट इज एन एडवाइस कि आप किसी भी आंसर को कैसे अपीलिंग बना सकते हैं, कैसे गुड टू रीड बनाएंगे। आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं ये कमेंट देती हूँ, लेस एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन 8 नंबर का है, बच्चे ने 4 लाइन लिखी है, यानी एक्सप्लेनेशन कम हो गया। सो यू हैव टू कंसिडर कि कितने मार्क्स है, उसके बेसिस पे कितनी डिटेल देनी है। प्लस देयर इज अनदर प्रॉब्लम, कहां पे आपको एक जनरल आंसर लिखना है और कहां पे केस से लिंक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज में गड़बड़ कर जाते हैं। एसीसीए में वो कभी नहीं पूछेंगे डिफाइन दिस दिस दिस, बट देयर विल बी सम क्वेश्चन जो जनरल होंगे, देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो कंपनी से रिलेटेड होंगे। वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना हमें सिखाना पड़ेगा कि कौन सा आंसर जनरल था और कौन सा केस स्पेसिफिक था, क्योंकि केस स्पेसिफिक नहीं लिखोगे फिर नंबर चले जाएंगे। देन अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स, क्वेश्चन बोलेगा एक्सप्लेन, क्वेश्चन बोलेगा कमेंट, क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट, इन सब का मतलब अलग अलग है। क्वेश्चन बोलेगा रेकमेंड, क्वेश्चन बोलेगा क्रिटिकली एनालाइज। यही नंबर गवा जाओगे अगर आप इन वर्ब्स को नहीं समझे। ब्रीफली डिस्कस,
जब डिस्कस करते हैं ना तो एडवांटेजेस दोनों देते हैं। जब रिकमेंडेशन होती है तो आपको बताना पड़ता है कि कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने ऑप्शन कौन सा चूज करना है वो नहीं बोला, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, बिकॉज रिकमेंडेशन तो हुई नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज वर्ब्स। और लास्ट में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ढंग से समझना। ये जो आपको 5 बुलेट दिख रहे हैं ना, पूरे क्वार्टर में इनके ऊपर सेशंस होंगे। ये सेशंस मैं लूंगी। तो अब 2 + 2 = 5 क्यों आ रहा है? मैं वहां नहीं होंगी, मैं यहां होंगी। और यहाँ लाइव आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी कि जस्ट टू एंश्योर कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हो ना, सेम टर्म्स में समझ रहे हो ना, या कुछ और तो नहीं समझ बन रही है। सो लेट मी शो यू समथिंग हियर आल्सो। ये आपके एसीसीए के क्वेश्चंस है। डिस्कस। सो डिस्कस इज डिफरेंट। डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, मतलब यहाँ पे आपको कमियां भी निकालनी है। डिस्कस द बेनिफिट्स। डिस्क्राइब, ये आपके पीएम, एफएम, एफआर, ऑडिट सबके निकाल लिए मैंने। यानी डिस्क्राइब, डिस्कस, ये किसी पेपर में पीछा नहीं छूट रहा तुम्हारा। सब में आएगा डिस्क्राइब, डिस्कस, डिस्क्राइब, डिस्कस। कमेंट अपॉन द परफॉर्मेंस, क्रिटिकली डिस्कस। ठीक है। एंड नाउ कम्स आवर रोल। ये सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने तुम्हें बता दी। अब हम इन प्रॉब्लम्स पे क्या करेंगे? अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ये खुद करना है। फिर नंबर 1, नाउ लेटली आई रियलाइज दिस कि हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, 100 बच्चों के बैच में 20 बच्चे टेस्ट देते हैं, वो 80 टेस्ट देने ही नहीं आते। तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझनी है कि जब मैं किसी सेशन में बता रही होंगी कि इन बच्चों के साथ ये दिक्कतें रही हैं, जरूरी नहीं है आपके साथ 6 हो कि 6 हो सकता है आपके साथ एक ही दिक्कत हो। आपको वर्क करना है सिर्फ उस एक दिक्कत पे। बट मैं आपको ये बताऊं उसके लिए सामने तो आओ, टेस्ट तो दो। दैट यू नीड टू डू सो दैट यू वर्क ऑन योर वीकर एरियाज। देन कम्स टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बोला। अब आपके सेशंस होंगे, इस क्वार्टर से ये सेशंस होंगे जब आपको 1 घंटे के अंदर मैं जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगी वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। नाउ लेट सपोज मैंने आपको 1 घंटे में करने के लिए 10 क्वेश्चंस दिए, एंड आउट ऑफ 10 यू कुड डू ओनली 5 क्वेश्चंस। नॉट दैट आई विल ईट यू, एट लीस्ट नाउ यू विल गेट टू नो दैट योर स्पीड इज स्लो। फिर हम आपको बताएंगे कि भाई इस पे क्या इलाज जब आप करोगे, क्या स्टेप्स होने चाहिए बेस्ड ऑन विच यू कैन अटेन योर टाइम मैनेजमेंट इशू। कोई स्टूडेंट्स 8 के 8 अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 10 के 10 अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो हमारे लिए फिर वहां पे ये चेक करना है कि क्या इसने कई सारे क्वेश्चंस गलत तो नहीं कर दिए, यानी ये रीडिंग इन अ हरी वाला केस है। सो वी विल हैव टू एनालाइज कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, बट देन यू नीड टू अटेंड दो सेशंस। देन कम्स आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना। इसमें तो मैं बहुत पॉपुलर हूं पूरे मार्केट में। पैराग्राफ चेंज नहीं किया, इतना लंबा सेंटेंस क्यों लिखा है, बुलेट्स क्यों नहीं बनाए। यू विल फाइंड मेनी मेनी फीडबैक्स व्हिच वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। देन बिजनेस एटिकेट्स। ओके, हम सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ये कैरी करते हैं कि जब भी आप अपने टेस्ट हमें भेजो, उनको प्रॉपरली नेम करके भेजो। बच्चों को समझ में नहीं आती कि मैं उस पर क्यों इतना फोकस डालती हूँ। Recently, last month, I was searching for an intern for presentation and content designing. जिन भी कैंडिडेट्स ने ब्लैंक ईमेल भेजी थी, हमने उनको सीधा रिजेक्ट कर दिया। उसका रीजन बताती हूँ। जो कैंडिडेट अप्लाई करते टाइम मेहनत नहीं कर रहा, इट इज अज्यूम्ड कि वो नौकरी मिलने के बाद तो कतई मेहनत नहीं करेगा। ये आपकी आदत में कैसे डालें? धीरे धीरे टेस्ट से डालेंगे, मेल्स पे थोड़े से एटिकेट सिखाएंगे। इसलिए हर जो चीज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इट हैज अ बैकग्राउंड विद इट। यू नीड टू ट्रस्ट अस कि जब नाम लगा के बोलना जा रहा है कि भाई नाम लिख के भेजो, इट हैज अ रीजन, जस्ट टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन इन यू कि आप लोग गलती से भी किसी को मेल भेजो ना तो अपने आप ही आपको याद आना चाहिए कि यार मैम डांटती थी इस बात पे, तो मुझे किसी को भी ब्लैंक ईमेल नहीं भेजनी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब कब तुम्हें किस इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ यू डिडंट अटैच एनीथिंग व्हिच वाज हैविंग अ नेम। कोई नहीं बैठा यहाँ पे तुम्हारे
डॉक्यूमेंट्स को नेम करने के लिए। We have to improve you and you have to trust us that if a rule is being made, it has got a logic. ठीक है? And then self improvement. Please do not consider कि मैं तो 80% वाला बच्चा हूं, मेरे पास तो कुछ भी इंप्रूवमेंट के लिए होगा ही नहीं. No, I am a critic. It may be bad for you, but you will always get a feedback from me कि इसको और सुधारा जा सकता था ये करके. So even if you are a 90-95% वाले स्टूडेंट्स इस बार है बैच में, अब उनको मुझे रैंक की तरफ लेके आना है. That means my comments will be negative in your case also. Wherever I will feel कि शायद इसको better कर सकते थे. So do not expect that I will give a बस perfect हो गया अब इसके आगे कुछ नहीं है. Please don't expect that कि 100 और 100 आएंगे और मैं बोलूँ कि हाँ बेटा अब scope of improvement सब खत्म हो गया. That will not happen. ठीक है? अगर 90 पे हो तो 92 पे चलना है, 92 पे हो 90. You have to continuously keep on improving. Okay जी? So what are the problem areas? Just to summarize, you have to study in a time bound manner. क्योंकि टाइम लिमिटेड जब होता है तो आपकी कैलकुलेशन पे इंपैक्ट आता है, क्वेश्चन रीडिंग पे इंपैक्ट आता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति पे भी इंपैक्ट आता है, तो आउटपुट अपने आप ही बदल जाएगा उससे. तो प्रैक्टिसिंग इन टाइम बाउंड मैनर, दिस टाइम आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट. आपके लिए उसमें एक रूल है, आप लोग कैमरास ऑन करके बैठेंगे, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस जहां से आ रहा है वहां पे स्टूडेंट्स वर सिटिंग विद कैमरास ऑन. आई कुड सी दैट टेंशन ऑन देयर फेसेस. जब ये टाइम 50 मिनट्स का पूरा हुआ तो लिटरली उन बच्चों पे चिंता दिखती थी कि मैम मेरा पेपर ही पूरा नहीं हुआ. एटलीस्ट मैं रिलेट करके उनको बोल सकती हूँ कि यार रिलैक्स, इसको ऐसे मीट करेंगे. और वाकई 5वें 6ठे दिन तक आते आते सिचुएशन उनकी बदली थी. मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की फोटोज क्लिक करके आप लोगों से शेयर कर दूंगी ग्रुप पे. यू कैन चेक दैट इट एक्चुअली वेंट एज अ सुपर हिट थिंग. And probably because of that I realized that I need to focus on these marginal failures. Plus ये marginal failures की बात भी नहीं है. अगर किसी स्टूडेंट के 52 है तो वो इस एक्सरसाइज से 57 58 पे चला जाएगा. अगर कोई 72 पे है तो वो 78 पे चला जाएगा. दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस भी होगी इस बार. तो ये 2-3 चीजों पे काम करना है. 1, प्रैक्टिस इन टाइम बाउंड मैनर. नंबर 2, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी क्वेश्चन को ढंग से समझना. तीसरा, आंसर ठीक से लिखना. दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ये सारी चीजें, आंसर रीड करना, क्वेश्चन ठीक से कॉम्प्रिहेंड करना, ये सब मॉक्स हो जाएंगी. ये सब टेस्ट्स में होंगी, क्योंकि टेस्ट मॉक्स ये सब टाइम बाउंड होंगे. अब तो अपने आप ही आपकी उसकी टेस्टिंग हो जाएगी कि क्या आप उस टाइम लिमिट में ढंग से रीड कर रहे हो, क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट समझ रहे हो, फिर आंसर लिख रहे हो, क्या वो आंसर उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है. ये सारी प्रैक्टिस उससे होगी. सो यू डोंट हैव टू मिस द मॉक्स. नो टेस्ट टू बी मिस्ड. ठीक है? एम आई क्लियर विद दिस? बोलो. Yes, ma'am. ठीक है. नाउ आई वुड लाइक टू टेक अप क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी फ्रॉम योर साइड. ये मैं बता देती हूँ बस कि आप लोगों को क्लास सिस्टम, क्लास का फोल्डर कैसे है, सेशंस कहाँ पे है, ये सब इंडक्शन में मिलेगा. मैंने ये रूटीन चीजें जो है ना ये इंडक्शन में डाल दी. आई वांटेड टू एड्रेस दिस सेशन एज ओवरऑल फॉर ऑल दी स्किल लेवल पेपर्स, क्योंकि ये पेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं और ये पेन पॉइंट्स मुझे मेरे स्टूडेंट्स में नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को पता है ना कैसे काम करेंगे, तो करेंगे. और बताओ. अच्छा हाँ, वन मोर अनाउंसमेंट. I somehow realized that you all need an emotional support also. So I'll be keeping my sessions as a Q&A session also for you all. जहाँ पे अपना दुखड़ा रो लो. 2-3 of my students were very upset 20-25 days ago. थोड़ा सा उनकी हालत देख के रियलाइज हुआ कि मैं तो हमेशा तुमसे पढ़ाई की बात करती हूँ. अगर तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा या फिर दिमाग में चीजें नहीं बैठ रही, किससे डिस्कस करोगे तुम? तो ठीक है, वी विल कीप सम सेशंस रिलेटेड टू दैट आल्सो, सो दैट अगर थोड़े से भी इमोशनल सपोर्ट से तुम्हें स्ट्रेंथ मिलती है और तुम्हारे आने वाले 10 दिन पढ़ाई अच्छी होती है तो करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है. मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इतना तुम लोग इतने प्रेशर लेवल में चले जा रहे हो. डोंट डू इट, आई विल बी देयर फॉर यू. बट द पॉइंट इज टू गेट एन इमोशनल कनेक्ट ऑल्सो. चिंता होनी चाहिए और चिंता तभी होगी जब पढ़ाई होगी. समझे? मेरे पास प्लीज ये सोच के मत आना
मैम एग्जाम में 5 दिन बचे हैं, मैंने किताबें नहीं उठाई, अब कुछ कर दो। फिर उसके बाद मैं ना गुस्सा करूंगी, मैं बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट नहीं दूंगी। उसके बाद में टॉर्चर होगा कि बेटा अभी 2-3 दिन बाद पढ़ना था ना, इतनी जल्दी नहीं। गरिमा इज सेइंग यस प्लीज। गरिमा 5 दिन में यस प्लीज। ओके, पार्विक इज सेइंग दिस हैपेंस। उसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी पार्विक, बिकॉज़ एग्ज़ाम से पहले तो ये सेशन वैसे ही मैं लेती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूटीन सेशंस आल्सो, मे बी इन एवरी 10 डेज़। ठीक है? क्योंकि मैं आई जस्ट वांट टू बी एन इमोशनल सपोर्ट फॉर यू ऑल, इफ इट कैन गिव यू सम कॉन्फिडेंस, तो तुम लोगों की गाड़ी थोड़ी ट्रैक पे रहेगी। सो इनडायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू से एवरी 10th डे आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। ये टाइम कहाँ से आएगा? मेरी उन प्रॉब्लम क्लासेस से निकलेगा जिनमें मैं बैठ के 2 + 2 = 5 कैसे आ रहा है, वो सॉल्व करती थी। यानी वहाँ पे आपका सॉल्यूशन मेरी टीम करेगी, मेंटर्स करेंगे। मैं ज़्यादातर हर 10वें दिन में आपके सामने होंगी, आपके कोर एरियाज़ को पकड़ने के लिए, टाइम मैनेजमेंट इश्यू के लिए, कॉन्सेप्चुअल इश्यूज़ के लिए। तुम लोगों के साथ टॉपिक वाइज़ भी मुझे फीडबैक्स चाहिए कि भई किस टॉपिक पे तुम्हें किस में दिक्कत आ रही है, सो दैट आई कैन असाइन द मेंटर्स कि भई इनको इस टॉपिक पे लेके वापस बैठ जाओ। सो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए। So I will be focusing on special sessions plus this emotional connect because अब तुम बच्चे वो ये ना पूरे टाइम तो तुम लोग वर्चुअली बैठे रहते हो, देर आर नो फ्रेंड्स, यू आर नॉट प्लेइंग, तो कहीं तो वो स्ट्रेस निकलेगा, तो निकालो भाई, पर कुछ बन जाओ भाई। सिचुएशन इज टर्निंग बैड, इवन द इंडस्ट्री इज सेइंग दैट द क्वालिटी ऑफ ACCAs will go down if we do not work now. We means the trainers. तो इंडस्ट्री से रेड फ्लैग्स आने लग गए हैं, यानी हमें कई और चीजों पे काम करना है 2 + 2 5 की बजाय, तो करेंगे। बट तुम लोगों की तरफ से वो साथ मुझे चाहिएगा। अगर तुम क्लास में आए नहीं, इतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा कि मैं फोन कर करके तुम्हें बुलाऊं। सो यू हैव टू अटेंड दी सेशंस, स्पेशली दी सेशंस व्हिच आई एम कवरिंग ऑन दीज स्मॉलर एरियाज, क्योंकि ये होंगे एक्टिविटी बेस्ड सेशंस जहां पे लाइव आप मेरे सामने प्रैक्टिस करोगे और खुद ईमानदारी से बताओगे कि मैम मेरा तो आधा भी नहीं हुआ। फिर उसका इलाज क्या है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, बट वो गेज करने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा। दिस इज द सपोर्ट आई सीक फ्रॉम यू ऑल। ओके, नाउ Q&A टाइम। बताइए जी, एनी कंफ्यूजन आई कैन हेल्प ऑन। मैम इंडक्शन सिमरन। क्लास कहाँ अपलोड होएगी? हाँ अक्षय। मैम इंडक्शन क्लास कहाँ अपलोड होएगी? अक्षय, अपना जो क्लास फोल्डर है उसका फर्स्ट लाइन आइटम है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं ली है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं सबको डाल चुकी हूँ। ठीक है। सी वी वांट टू मेक इट फ्री फॉर द स्टूडेंट कि पहले क्लास सिस्टम समझ लो, मेरी बात समझ में आती भी है कि नहीं आती है वो समझ लो, फिर क्लास ज्वाइन करो। इसलिए शुरू के सेशंस होते हैं ना, ये यूट्यूब पे जाते हैं। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ सिमरन बोलो। सिमरन योर हैंड इज रेज्ड, यू वांट टू आस्क समथिंग। नहीं मैम, पहले से ही रेज्ड है शायद। अच्छा बताओ। दिलदार आपकी आवाज नहीं आ रही है, you need to, पीछे बहुत शोर आ रहा है। ओके, रिया इज आस्किंग इंटर्नशिप शुरू कब करें। अच्छा बच्चों देखो, एक करेक्शन, ACCA में इंटर्नशिप नहीं होती, जॉब एक्सपीरियंस होता है। तुम इंटर्न्स नहीं हो। दिलदार एक सेकंड बेटा, यू आर नॉट इंटर्न्स, यू ऑल आर गोइंग टू वर्क एज एम्प्लॉइज। तो इंटर्न जितनी सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉय हो तुम। जो ये PER होती है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, ये एज एन एम्प्लॉय होती है। अब देखो मेरे हिसाब से तो आपको चालू करनी चाहिए जब P लेवल का एक पेपर निकल गया हो। उसका रीजन बताती हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने उससे पहले चालू करी ना, उनकी जर्नी बहुत डिले होती जा रही है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं दे रहे पढ़ाई को। या तो छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिल भी जाएगी तो तैयारी नहीं होगी, क्योंकि ऑफिस की तो क्लोजिंग ही कभी बंद नहीं होती, क्लोजिंग इज ऑलवेज ऑन। तो ये प्रॉब्लम रहती है। आई विल सजेस्ट एटलीस्ट कंप्लीट योर स्किल लेवल, 1 P लेवल पेपर शुड बी डन, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ओके P लेवल ऐसा चलेगा, फिर नौकरी कर लो। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट नौकरी। ठीक है विष्णु, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप नहीं होती है ACCA में, प्रॉपर जॉब होती है, फाइनेंस रिलेटेड जॉब होनी चाहिए। इट शुड बी, इट कैन बी FM रिलेटेड हो, अकाउंटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन होनी चाहिए वो फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है रिया, PER इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। ओके समझ गए। तो तुम इंटर्नशिप मत बोलो यार, इंटर्नशिप कोई 10-12 हजार में दे देगा,
तुम्हारी इवन पार्ट क्वालिफाइड पे भी 3.5 to 4 lakhs का पैकेज लगता है. Okay, got it? Anything else? All done. मैम पार्ट क्वालिफाइड 9 पेपर्स होते हैं क्या? हाँ अक्षय, 9 papers means you are part qualified. तो पैकेज अच्छा मिलता है. And ma'am, if we are working and side by side, if we are preparing for an exam, so Hmm. how much time do we require for like one subject to prepare for it? I'll tell you सिमरन, इसमें कोई ग्राउंड रूल नहीं है बेटा. You can take it this way कि 12th में आप जितना पढ़े थे सब उतना ही पढ़े होंगे क्या? लेकिन सबके मार्क्स अलग अलग आए. Right. It हाँ जी. actually depends upon your own capability to grasp. कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं सिमरन जो मेरी क्लासेस को 2 टाइम्स स्पीड पे देखते हैं, 40 आवर्स क्लास देखते हैं बस, और 70 प्लस स्कोर होता है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे 150 घंटे देख चुके होते हैं और 48 मार्क्स पे होते हैं. ये अलग स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है. मैं इसको आपको वैसे अंदाजे से बता देती हूँ. 60 आवर्स की तो आपको क्लासेस देखने के लिए टाइम चाहिए. आप अगर डबल करके देखोगे तो 40 में कंप्लीट कर दोगे उसको. प्लस Okay. सेल्फ स्टडी के मैं बोलती हूँ आपको 70 to 80 आवर्स चाहिए. अब इन 70 to 80 आवर्स में अगर आप बहुत स्लो रीड करते हो या फिर बीच बीच में बड़े डिस्ट्रैक्ट होते हो तो ये 80 के ना 180 भी बन जाएंगे. लेकिन कई बच्चे बड़े फास्ट लर्नर्स होते हैं, 2 घंटे में वो 50 क्वेश्चन कर देते हैं, तो आपका यही टाइम कम हो जाएगा. ठीक है, बट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, टेक अ चांस ऑफ प्रिपेयरिंग 2 पेपर्स. एग्जाम बुकिंग तक तैयारी हो जाए तो दे देना, वरना एक पेपर कैंसिल कर देना. वापस आ जाती है एग्जाम फीस. आपके एसीसी अकाउंट जो होता है ना, उसमें वापस से क्रेडिट बैक हो जाती है. So ma'am, पेपर basically कैंसिल. एक quarter में we should focus on one subject या मतलब नहीं, कोई रूल नहीं है सिमरन. ऐसा कोई रूल नहीं है. लोग 2-2 पेपर भी देते हैं और दोनों क्लियर भी करते हैं. मेरी एक स्टूडेंट ने तो पीएम और एपीएम दोनों एक ही दिन में पढ़ते हैं. दोनों एक साथ दिए और दोनों निकाल लिए. मेघा, बेटा लाइव सेशंस का कैलेंडर डला है. टाइमिंग्स होती है. अगर वर्किंग डे है तो फिर 7 o'clock की बियॉन्ड ही होगी जब आप लोग ऑफिस से फ्री हो जाओगे. और अगर सैटरडे संडे होती है तो उसका टाइम 1-2 दिन पहले आ जाता है. ठीक है, अभी उसको पहले से इसलिए नहीं करते मेघना, बिकॉज पता नहीं होता हमें कि कौन स्टूडेंट ज्वाइन करेगा. पता पड़े कोई यूके का स्टूडेंट वहां पे अगर बैठा है तो उसके टाइम जोन के हिसाब से टाइम फिक्स करना पड़ेगा फिर, सो दैट ही कैन ऑल्सो अटेंड. मैम ठीक है. हाँ गरिमा. मैम आपने आपने कहा पीएम और एपीएम का पेपर साथ दिया था, तो मतलब स्किल और प्रोफेशनल लेवल के पेपर साथ दे सकते हैं? हाँ, अगर आपका एक लास्ट पेपर बचा हुआ है स्किल लेवल का, वो भी आप बुक करते हो. प्लस उसके बाद में आप एक पी लेवल का बुक कर सकते हो. तो उसने दिए थे, पर ये दोनों एक ही दिन में पढ़ते हैं, वो कह रही हूँ मैं. एक ही डे पे होते हैं पीएम और एपीएम. ठीक है, सो कमाल होता है भाई. ओके गौरी, डाउट सिस्टम कैसे वर्क करेगा सुनो. अब जितने कमिटेड डाउट सेशंस हैं वो पूरे होंगे. कुछ सबसे पहले तो आप लोग, मैं प्रमोट ये करती हूँ कि भाई पहले आप लोग स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करो. रीजन बीइंग, तुम्हारा नेटवर्क कैसे बनेगा अगर तुम सारे के सारे चुप होके बैठे रहोगे तो ग्रुप पे. तो पहले तो खुद आपस में मशक्कत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एक थोड़ा सा वो क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है ना. सब अपना अपना दिमाग लगा के उसको देखो. किसी ने तो सॉल्व किया ही होगा ना क्वेश्चन. अगर ग्रुप पे सॉल्व हो जाता है ग्रेट, नहीं होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर है, उसको इंट्रोड्यूस करूंगी आपसे कल. व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मेंटर है. अगर बाय एंड ऑफ द डे कोई क्वेरी सॉल्व नहीं होती है, उनको टैग कर देना. ही विल हेल्प यू ऑन दैट प्रॉब्लम. अगर फिर भी नहीं हुई तो लाइव प्रॉब्लम सेशंस होंगे जो मेरी टीम लेगी, मेंटर्स लेंगे, 7-7 8-8 साल के एक्सपीरियंस है वो लेंगे. अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो जब मेरा सेशन होगा तो मेरे सामने ले लेना. ठीक है, मेरे सेशंस कौन से होंगे, आपको इन फाइनल पॉइंट्स पे तैयार करने वाले. यानी जहां पे मुझे एक एक बच्चे का गेज करना है कि ये गड़बड़ कर रहा है और ये गड़बड़ कर रहा है, इसकी गड़बड़ यहाँ ठीक होगी. ठीक है, तो मैं आंसर कैसे निकलेगा उसमें मैं नहीं होंगी. आपकी पर्सनल वीकनेसेस के टाइम पे मैं आई विल बी देयर विद यू ऑल. ठीक है. मैम हाँ जी बेटा बोलो. मैम जैसे कप्लान एग्जाम किट के अलावा बीबीपी और स्टडी हब भी करना चाहिए. मैं बता दूंगी अपने आप कहाँ कहाँ क्या क्या करना है. अभी कुछ मत करो. अभी तुम सिर्फ कैप्लन की जो एग्जाम किट है सिर्फ वही करनी है. स्टडी हब से क्वेश्चंस कब करने हैं आई टेल यू. मैम एक्चुअली ना मैंने मार्च टाइम के लिए आपकी क्लासेस ली थी.
बट मुझे टाइफाइड हो गया तो फिर मतलब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैंने प्लान एग्जाम की एक बार कर चुकी हूँ, अब मैं तो क्या फिर करूँ? तो फिर कर लो। स्टडी अब करूँ? हाँ, स्टडी आप कर लो। देखो मैं शुरू में इसलिए नहीं बोलती, अगर आज जो बच्चे अपनी एसीसी की जर्नी चालू कर रहे हैं, उनको मैं आज ही बोल दूँगी ना कि हाँ, स्टडी हब भी करना है। हाँ, प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म भी करना है। हाँ, एग्ज़ाम किट भी करनी है। वो यहीं पे ना एक एसीसी ने बड़ा अच्छा फ्रेज़ दिया है कि एफआर में स्टूडेंट्स जब सेशन अटेंड करते हैं ना, अगर उनको ये लगता है कि भई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दे विल अपीयर इन द एग्ज़ाम, दे विल अपीयर इन द एग्ज़ाम एंड थर्ड टाइम में दे विल डिसअपीयर फ्रॉम द एग्ज़ाम, देन दे विल डिसअपीयर फ्रॉम द डिग्री। तो ये ये इसीलिए मैं नहीं बोलती कि ये भी करना, वो भी करना। तुम पहले एग्ज़ाम किट कर लो, फिर बात करेंगे। गरिमा, स्टडी हब होता है आपके एसीसी अकाउंट में एसीसी का ऑफिशियल स्टडी रिसोर्स। ये सब आपको मिलेगा, सब समझाया जाएगा कि स्टडी हब कहाँ है, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है? फिर करना, फिर उसको एक्सेस करना। मैम निकिता आई थिंक एक बार वेट कर लो, ठीक है? हाँ, वंशिका बोलो। मैम ये जो टैक्स का पेपर है ये आई थिंक अब एग्जाम्प्ट होता है स्टूडेंट्स को, तो कल जिन्होंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है हम उनका भी एग्जाम्प्ट होता है अब या उन्हें देना है? अगर 8 अगस्त 2020 बाद आपने रजिस्टर किया है, अपने आप को हाँ करवाया है, तो मिलेगा, उससे पहले नहीं। अच्छा, मतलब अभी हम लाइक री एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, वो वाली तो देना ही देना है वो, है ना? करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? दिलदार आप कुछ पूछ रहे थे, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। ओके, ठीक है। आई होप ऑल द कंफ्यूजन्स आर डन। खुशी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टडी हब से ही करो, लेकिन पहले बीपीपी में मत जाओ। बीपीपी के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुकी हूँ मेरे टेस्ट में। हाय मैम। बीपीपी मत जाओ। दिलदार एक मिनट, बीपीपी मत जाओ। आप सिर्फ स्टडी हब पे प्रैक्टिस करो और कुछ मत करो। ओके? 4th मई 2023 नहीं, इट हैज टू बी 8th अगस्त, 8th अगस्त के बाद। ठीक है? पर्सनल मीटअप होगी निकिता सितंबर में, जब हमारा बर्थडे आएगा। वैल्यू एजुकेशन का बर्थडे आता है सितंबर में, तब मिलेंगे। ओके? हाँ, अब बोलो दिलदार, अब बोलो। मैम मैं ये कहने वाला था कि मुझे आपसे जस्ट 5 मिनट के लिए टाइम चाहिए पर्सनली बात करने के लिए, क्योंकि मैं और कर ले दिलदार, मेरा अभी P11 का ओरिएंटेशन है 7:30 पे। नहीं, आप जब फ्री होंगे तब मैं बात करना चाहूंगा बात। कल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कल कर लेंगे। ठीक है? ठीक है मैम, क्योंकि खुशी मैम मैं ऑलरेडी एक बार हाँ, कल कनेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। खुशी, स्टडी हब यू विल सी, जब आप अभी पढ़ना चालू करोगे ना, आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि स्टडी हब क्या है, उसको कब एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है, दैट विल टेल यू। ठीक है? फिलहाल के लिए पहले तो तुम लोग इंडक्शन देखना कि क्लासेस में कहाँ पे क्या है और एक बार कैसे चलना है, फिर अपन लाइव मिलते रहेंगे। आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी दिखाना है। शायद मैंने इंडक्शन में वो दिखाया भी है, दिखाया होगा मैंने उसमें। तो वहां से आपको सारा मटेरियल दिख जाएगा। इंडक्शन विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। तो इंडक्शन को सबसे पहले देखो। ये वाला सेशन कल अपलोड होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर कोई चीज बीच में कोई डिस्कनेक्ट हो गया था या कोई क्वेश्चन रह गया है जो सुना नहीं या समझ नहीं आया, यू कैन रीविजिट अगेन। ठीक है? हाँ, ज्योति बेटर है एफआर के बाद में डबल ए ले लो। वो फ्रेश होते हैं एफआर के कॉन्सेप्ट्स, तो डबल ए इज बेस्ड ऑन एफआर ओनली। ओके, चलिए जी, आई नीड टू रश फॉर माय पी लेवल ओरिएंटेशन। सो सी यू ऑल इन दी सेशंस, लाइव सेशंस। whoever has already joined, प्लीज डोंट मिस दीज सेशंस, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल है और हमें बिल्कुल भी चूकना नहीं है। ठीक है? वन शॉट थ्रू। ओके जी, मेरे 70% एफआर के रिजल्ट में आपको आना है और मुझे इसको 70 से ऊपर बढ़ाना है। चलिए, ओके गाइस, सी यू इन दी क्लास। बाय बाय। गरिमा, हम कल बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कल ओके? भी लाइव सेशन होगा क्या? हाँ अक्षय? हम कल भी लाइव सेशन होगा? नहीं, कल सेशन नहीं है, इन लोगों से फोन पे बात करनी है। कल नहीं, आपके कैलेंडर में लिखा है कि सेशन कब है। Okay. इंडक्शन देखो, यू विल गेट टू नो। Thank you, ma'am. ठीक है? और इंडक्शन नहीं मिल रहा है अक्षय, आस्क द टीम, दे विल फॉरवर्ड यू द इंडक्शन।
ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय मैम। Thank you. Thank you. बाय।